गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम गवर्नमेंट बजट का पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं कि बजट रिसिप्ट, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, बजट रिसिप्ट्स क्या हैं और बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बजट एक्सपेंडिचर में हमने दोनों पढ़ लिए थे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिसिप्ट्स में हम पढ़ चुके हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास का जो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, हमें पढ़ना था बजट डेफिसिट, बजट घाटा क्या होता है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कि जो ये टेबल थी हमारी, ये कंप्लीट टेबल, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर वो आपको याद है अच्छे से तो आपको बजट डेफिसिट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको आप वीडियो को देखिएगा। देखो, जो डेफिसिट होता है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? घाटा। अब गवर्नमेंट को घाटा क्या होगा? देखो, गवर्नमेंट बजट जो बनाया था उसमें उन्होंने क्या दिया था? एस्टीमेट दिया था कि कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा खर्च होने वाला है, उसका एस्टीमेट किया। तो जब भी घाटा होता है, घाटे का मतलब क्या हो गया कि जो एक्सपेंडिचर हैं और जो रिसिप्ट्स हैं, रिसिप्ट्स हमारी कम रह जाएं, किससे? एक्सपेंडिचर से। मतलब कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, किससे? रिसिप्ट्स थे, तो क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। तो जो हमारे जो सिलेबस में हैं वो हमें क्या पढ़ाए गए जाएंगे? टाइप्स ऑफ डेफिसिट। तो 3 टाइप का हमें डेफिसिट पढ़ाया जाएगा। पहला रिवेन्यू डेफिसिट, दूसरा बजट डेफिसिट जिसको हम गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोल सकते हैं, और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 टाइप के घाटे हम लोगों को पढ़ने हैं। अब देखो कैसे। अब हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट बजट बनाती है। गवर्नमेंट क्या बनाती है? बजट बनाती है। गवर्नमेंट बजट में उन्होंने हमें 2 चीज़ों की जानकारी दी, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर, बजट रिसिप्ट्स में आगे चल के भी 2 चीज़ों की दी, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ऐसे ही एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स, ये कहा गया रिवेन्यू बजट। क्या कहा गया? रिवेन्यू बजट। रिवेन्यू बजट के अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ब्यौरा दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरा एक कहा गया कैपिटल बजट। कैपिटल बजट, कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ब्यौरा दिया जाता है। क्लियर है? अब देखो, रिवेन्यू बजट के अंदर हमने देखा ना तो वो इम्पैक्ट असेट्स पे डालेगा और ना लाइबिलिटी पर डालेगा, चाहे रिसिप्ट्स हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, दोनों पर इम्पैक्ट ना नहीं डलेगा। ना तो असेट्स बढ़ेंगी ना घटेंगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी ना घटेगी। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर असेट्स और लाइबिलिटी पर इम्पैक्ट डलेगा, या तो असेट्स बढ़ रही होगी या घट रही होगी, ऐसे ही लाइबिलिटी या तो बढ़ेगी या घटेगी। वो भी कॉन्सेप्ट हम पीछे देख चुके हैं। अब जब असेट्स और लाइबिलिटी पर इम्पैक्ट जाता है, पैसा चाहिए असेट्स बेच दो, पैसा ज़्यादा हो गया असेट्स खरीद लो, पैसा कम है लोन ले लो, पैसा ज़्यादा हो गया लोन का पैसा वापस दे दो। तो यहाँ तो डेफिसिट, घाटा होने के चांसेस नहीं हैं। अब घाटा होने के चांसेस कहाँ ज़्यादा हैं? यहाँ पर ज़्यादा हैं, क्योंकि पैसा आएगा बगैर असेट्स कम करे और बगैर लाइबिलिटी को बढ़ाए। तो पैसा आएगा
खर्चा भी कैसा होगा, ऐसे ही, ना तो सेट्स खरीदी और ना लाइबिलिटी का पैसा चुकाया, ऐसे खर्चा होगा। तो रिवेन्यू डेफिसिट हमारा क्लियर हुआ यहाँ से। दूसरा, कैपिटल डेफिसिट कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कैपिटल डेफिसिट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। तो हम क्या पढ़ेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट होता क्या है। अब रिवेन्यू डेफिसिट के अंदर हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या है, हमारी हेडिंग क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट। अब रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए किससे, रिवेन्यू रिसिप्ट से। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए किससे, रिसिप्ट से। अगर इसको निकाल लेंगे कैसे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हम क्या माइनस कर दें, रिवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कर दें। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे रिवेन्यू रिसिप्ट्स, तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, तो निकल कर आ जाएगा रिवेन्यू डेफिसिट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। अब रिवेन्यू डेफिसिट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से एक्सपेंडिचर है आप लोग याद कीजिए, पीछे पढ़ाए थे आप लोगों को। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेजिस बिल है ना, सब्सिडीज़, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस एक्सपेंसेस, ग्रांट्स एंड डोनेशन, ये हम लोगों ने पढ़े थे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये ज़्यादा हो गए किससे, गवर्नमेंट ने जो टैक्स और नॉन टैक्स थे वो क्या हुआ, वह यहाँ से इतना पैसा नहीं आ पाया जितना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च हो गया पैसा। यहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च हो गया कहाँ से, रिवेन्यू रिसिप्ट से। तो क्या हो जाएगा, रिवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे जो इम्प्लीकेशन होंगे, इसके इम्प्लीकेशंस, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। पहला प्रभाव कि भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, तब सरकार रिवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए क्या करेगी, बोरो करेगी, पैसा उधार भी ले सकती है। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट हम देख चुके हैं, क्लियर है ना, अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर देगी, या जो अपना परसेंटेज था, अपनी ओनरशिप जो थी एक फैक्ट्री के अंदर, एक कंपनी के अंदर, अपनी जो मालिकाना हक था, ओनरशिप कैपिटल थी 60% की, उसको कम करके 40% कम कर दे, 20% हिस्सेदारी अपनी बेच दे। क्लियर है ना, वो क्या हो गया था, डिसइन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या काम करेगी, कट इन एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को कम करेगी। कौन से खर्चों को कम करेगी, लाइक सब्सिडी कम कर दे। अब इसमें कौन कौन से खर्चे थे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, हम देखें, वेजिस बिल वगैरह एग्जांपल जो हम लोगों ने लिए थे, वेजिस बिल कम नहीं कर सकते, है ना। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडी कम की जा सकती है, जो फ्री बिजली दी जा रही है आप लोगों को, दिल्ली वालों को, वो बंद कर दे। ठीक है, जो गैस सिलेंडर पर हमें सब्सिडी मिल रही है उसको ख़त्म कर दे। तो इस सब्सिडी का खर्चा क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट, लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ये भी खर्चा कम नहीं किया जा सकता। डिफेंस परचेजेस, जो हमने डिफेंस के ऊपर जो सुरक्षा उपकरणों पर जो खर्चा किया जाता है उसको भी हम लोग कम नहीं कर सकते। हाँ, ग्रांट्स एंड डोनेशन जो हम देते हैं उसको भी कम कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो इसमें बताया कि कट इन एक्सपेंडिचर, उसमें ज़्यादातर सब्सिडीज़ का खर्चा क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्लियर है। और जो पब्लिक वेलफेयर के काम है उसके वे भी खर्चे कम किए जा सकते हैं। तो रिवेन्यू डेफिसिट को कम कैसे किया जा सकता है या इसको दूर कैसे किया जा सकता है, या तो बोरोइंग ले ले सरकार, या डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, या कट इन एक्सपेंडिचर कर दे। तो ये था हमारा पहला डेफिसिट, यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकंड क्या था, बजट डेफिसिट। क्या था, बजट डेफिसिट, बजट घाटा। क्लियर। अब इसके कई नाम हैं, पहला तो बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। क्लियर। इसको कई नामों से जाना जाता है, बजट घाटा, सरकारी घाटा, फिस्कल डेफिसिट। हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, फिस्कल पॉलिसी,
हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय घाटा भी इसको बोला जाता है। क्लियर है। अब ये निकलता कैसे है, इसमें सरकार ने क्या कहा कि जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, बजट एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर भी नाम दिया जा सकता है, वो ज़्यादा हो गए किससे, बजट रिसिप्ट से, बजट रिसिप्ट से। लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स लिखा होता है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स लिखा होता है। अब ये क्यों लिखा रहता है, अब उसको हम देखेंगे एक बार। अब देखो, गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, बजट बनाया था। गवर्नमेंट ने क्या बनाया, बजट बनाया था। क्लियर है। बजट के अंदर बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर का ब्यौरा दिया, जिसमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये उन्होंने खर्चा किया, यहाँ से पैसा लिया। अब मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन जो तराजू का इस वाला हिस्सा है, यहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है। जब खर्चा ज़्यादा होगा गवर्नमेंट का, बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, तो सरकार के पास पैसे की कमी पड़ेगी, और पैसे की कमी पड़ेगी तो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर एक चीज़ आई थी, एक तो पॉइंट लिखा था हमने, क्या, बोरोविंग्स। सरकार को क्या लेने की नौबत आ जाएगी, सरकार के पास उधार लेने का की नौबत आ जाएगी, सरकार को उधार लेना पड़ेगा। कब, जब सरकार के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए होंगे। अब हम मान लेते हैं बजट एक्सपेंडिचर, हम मान लेते हैं 100 करोड़ के हुए, कितने करोड़ के हुए, 100 करोड़ के हुए। बजट रिसिप्ट्स मान लेते हैं 80 करोड़ की हुई। अब सरकार को खर्चा करना है, 100 करोड़ का पैसा है, 80 करोड़ रुपए, तो 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो 20 करोड़ रुपए सरकार को क्या लेने पड़ेंगे, बोरो करने पड़ेंगे, उधार पर लेना पड़ेगा। तो सरकार का कितना घाटा हुआ, सरकार को कितने एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, 20 करोड़ के। क्लियर है। इसीलिए उधार भी कितना लेना पड़ा, 20 करोड़ रुपए। देखो, बोरोविंग सबसे लास्ट में ली गई, बोरोविंग कब ली गई, सबसे लास्ट में, और जितना पैसा बोरो किया गया होगा उतना ही तो हमें घाटा हुआ होगा। क्लियर है। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कोई फंक्शन कर रहे हो, घर में इवेंट है आपके घर में कोई भी, आपके पास बजट है 5 लाख रुपए का, लेकिन खर्चा हो रहा है आपका 7 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आपको क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो आपका घाटा कितना हुआ जो आपके बजट में, 2 लाख रुपए का। ऐसे ही गवर्नमेंट का जो घाटा होता है, उतना ही सरकार क्या करती है, पैसा बोरो करती है। इसीलिए जो बजट डेफिसिट है, BD मीन्स बजट डेफिसिट, वो किसके इक्वल होता है, वो बोरोविंग्स के इक्वल होता है। जितना भी सरकार पैसा उधार लेती है, उतना ही सरकार को क्या हुआ होगा, बजट डेफिसिट हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने बोरोइंग लिया। और दूसरा तरीका इसका कहता है कि बजट एक्सपेंडिचर जो थे उसमें से माइनस कर दीजिए आप बजट रिसिप्ट्स, लेकिन बजट रिसिप्ट्स में अभी बोरोइंग का नंबर नहीं आया है, इसलिए बोरोइंग को हटाकर एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। क्लियर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बजट एक्सपेंडिचर कैसे आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड बोरोविंग्स। बोरोविंग्स को हटाकर कैपिटल रिसिप्ट्स हम लेंगे। क्लियर है। ये इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये किसके फॉर्मूले बन गए, बजट डेफिसिट के फॉर्मूले बन गए। क्लियर है। अब सरकार लगातार घाटा, बजट डेफिसिट लगातार घाटा करती जा रही थी, तब उसके भी इम्प्लीकेशंस क्या पड़ेंगे, उसके भी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। अब देखो, एक देश जहाँ पर लगातार घाटे पर घाटा होता जा रहा है, क्लियर है, तो वहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, घाटा कब होगा, जब सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, जब सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी। अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी तो क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर के कामों पर ज़्यादा खर्चा करेगी, मतलब रोड ज़्यादा बनाएगी, हॉस्पिटल ज़्यादा बनाएगी। क्लियर है ना। तो ये कामों पर अगर ज़्यादा खर्चा करेगी सरकार, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा,
लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा तो उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ों की तो प्राइस भी लगातार क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्लियर है? तो जब भी सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी उससे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, क्योंकि एक आदमी का खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम होता है। अगर सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है तो सरकार पैसा किसको दे रही है, पब्लिक को दे रही है। तो पब्लिक के पास पैसा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो पब्लिक की डिमांड बढ़ेगी। पब्लिक की डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे चीज़ों के प्राइस, आपको पता है किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस लगातार क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। तो एक इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल लगातार क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। प्राइस बढ़ना मतलब वहाँ पर क्या आनी स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेशन, महंगाई आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो बजट डेफिसिट के इम्प्लीकेशन क्या हुए, इसका पहला इम्प्लीकेशन हुआ कि इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, कि महंगाई का एक जाल बनता चला जाएगा। कैसे बनता चला जाएगा वो आप लोगों को क्लियर हुआ, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे मतलब पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा दिया होगा सरकार ने, क्योंकि खर्चा किया तो पैसा कहाँ गया, पब्लिक के पास गया। पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा गया तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे, चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे तो एक देश के अंदर क्या आने लग जाएगी, महंगाई आने लग जाएगी। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है? दूसरा, अब देखो, वैसे अगर आपकी भाषा में इसको बोलने हैं तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए तो पब्लिक के पास पैसा पहुंचा। एक होता है मनी सप्लाई। क्या होता है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक देश के अंदर ओवरऑल कितना पैसा है। अगर मैं बोलूँ आज अभी इसी वक्त पूरे भारत के अंदर टोटल कितना पैसा है, वो क्या है, उस देश की मनी सप्लाई। आपके पास अभी इसी वक्त आपके पास टोटल कितना पैसा है, आपके बैंक में, आपकी जेब में, कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, डिमांड डिपॉजिट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और टोटल पैसा क्या है, मनी सप्लाई। जब पैसा खर्च ज़्यादा करती है सरकार, खर्चा क्या करती है, ज़्यादा करती है, तब मनी सप्लाई देश के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मनी सप्लाई अगर देश के अंदर बढ़ेगी तो चीज़ों का प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे, और प्राइस बढ़ेंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगी, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर एक देश के अंदर अगर महंगाई ज़्यादा होती है, मतलब चीज़ों के प्राइस लेवल ज़्यादा होते हैं, तो उस देश की जीडीपी पर बहुत असर पड़ता है। जीडीपी ग्रोथ, उस देश की जीडीपी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस देश की जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, लो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ कम होगी। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया उनकी मार्केट वैल्यू कहलाती है जीडीपी। अगर किसी देश के अंदर महंगाई है, चीज़ों के प्राइस ज़्यादा हैं, तब देखिए चीज़ों के प्राइस ज़्यादा मतलब रॉ मटेरियल के प्राइस भी तो ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर? रॉ मटेरियल के प्राइस ज़्यादा मतलब उसको बनाने का खर्चा भी तो ज़्यादा होगा। तब एक प्रोड्यूसर हो या एक कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर को भी बनाने में महंगी पड़ रही है और कंज्यूमर को भी खरीदने में महंगी पड़ रही है वो चीज़। तब क्या होगा, एक प्रोड्यूसर, एक ऐसा देश जहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं है और एक ऐसा देश जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तब जिस देश में इन्फ्लेशन है वहाँ पर उसकी जो कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन करने की कॉस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो वो वहाँ प्रोडक्शन ना करके वो ऐसी कंट्री में प्रोडक्शन करेगा जहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं है, जहाँ पर चीज़ों के प्राइस कंट्रोल में हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तब धीरे धीरे जहाँ इन्फ्लेशन है वहाँ पर प्रोडक्शन लेवल लगातार क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा या ऐसे देश में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर महंगाई ज़्यादा नहीं है या बहुत कम महंगाई है।
तो ऐसे में जिस देश में इन्फ्लेशन है उस देश में प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, गिरेगा। प्रोडक्शन लेवल गिरेगा तो हम कह सकते हैं जीडीपी की ग्रोथ क्या होगी, कम हो जाएगी। ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं हाई फिस्कल डेफिसिट मीन्स लो जीडीपी ग्रोथ। क्लियर है? हाई फिस्कल डेफिसिट मीन्स क्या कह सकते हैं हम, लो जीडीपी ग्रोथ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला पॉइंट। अब देखो इसी पॉइंट से दूसरा पॉइंट बना, जब देश के अंदर महंगाई होगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो उस देश में प्रोडक्शन कम होगा, मतलब वहाँ पर इन्वेस्ट कम करेंगे हम पैसा जहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा है। हम ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी कम है। तो यहाँ का इन्वेस्टमेंट, एक देश का इन्वेस्टमेंट जहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, वहाँ का इन्वेस्टमेंट ऐसी देश की तरफ भाग जाएगा जहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी कम है। तो एक वर्ड आया क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट, तो यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, दूसरे देशों में चला जाएगा। क्लियर है? फोर्थ, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इरोजन, कमी हो जाएगी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी में। अब एक गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है, जैसे आप लोग पैसा उधार लेते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है कि आप पैसा कितना वापस दे रहे हो, आपकी इनकम कितनी है। ऐसी एक गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट कितना कैसे काम कर रही है, घाटा ज़्यादा कर रही है, ये गवर्नमेंट तो लगातार घाटे पर घाटा करती हुई जा रही है, इसको तो उधार मांगने की आदत होगी, उधार दे दो उधार दे दो। इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। तो उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है तो यानी कि उस गवर्नमेंट में घाटा होता चला जाएगा। तो उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो काफ़ी लो हो जाएगी। जिस भी बंदे की क्रेडिट रेटिंग काफ़ी लो होती है तो उसको लोन कम से कम दिया जा सकता है। आप एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी देश का ले सकते हो, पाकिस्तान। क्लियर है? वहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन लेवल तो काफ़ी कम है, लेकिन उधार इतना उधार ले चुका है ताकि जितना उधार है उसका ब्याज चुकाने के लिए भी उसको क्या लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है। तो उस गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग क्या है, काफ़ी लो है। अब उसको कोई लोन देने से पहले 100 बार सोचेगा, यानी कि उस गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या होगी, काफ़ी कम हो गई। तो क्रेडिट रेटिंग काफ़ी लो हो जाएगी अगर लगातार बजट डेफिसिट हम बनाते चले जाएंगे तो। क्लियर है? तो हम दो डेफिसिट हम पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़ा हमने, रिवेन्यू डेफिसिट। दूसरा क्या पढ़ा, बजट डेफिसिट। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइमरी डेफिसिट। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी डेफिसिट पढ़ेंगे, प्राथमिक घाटा। क्लियर है? अब ये होता क्या है, अब देखो एक गवर्नमेंट जब काम करती है तो ये पहला साल तो गवर्नमेंट का काम करने का है नहीं, पिछले कई सालों से काम करती हुई गवर्नमेंट आ रही होगी। क्लियर है? अब मान लेते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट ने बजट बनाया, जो साल बीत चुका उसमें गवर्नमेंट ने बजट बनाया, वहाँ पर गवर्नमेंट को हो गया घाटा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बजट मान लेते हैं हम 2020-21 का, यहाँ पर सरकार को हो गया घाटा, डेफिसिट हो गया। तो सरकार को क्या लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा। अब सरकार बोरो करेगी पैसा, तो एक एक्सपेंडिचर है जो इंक्रीज हो जाता है, वो कौन सा है, इंटरेस्ट पेमेंट का। ब्याज का खर्चा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर? अब
नया फाइनेंशियल ईयर आ गया 2021 से 2022। अब उसमें गवर्नमेंट ने क्या बनाया, उसमें भी एक बजट बनाया। क्लियर है। और उस बजट में भी हो गया घाटा। उस बजट में भी क्या हो गया, घाटा। तब सरकार उसको एक्सप्लेन करेगी। अब सरकार उसको क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी कि जो ये घाटा हुआ हमारे इस वाले बजट में, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये हुआ लास्ट ईयर वाले घाटे की वजह से। उन्होंने कहा कैसे, बोला देखो हमने जो इस साल घाटा हुआ, हमें जो इस साल घाटा हुआ, यानी कि जो बजट डेफिसिट हुआ वो हुआ 500 करोड़ का। कितने करोड़ का हुआ, 500 करोड़ का। लेकिन लास्ट ईयर जो हमें घाटा हुआ था, डेफिसिट हुआ था, जिसकी वजह से हमने बोरो किया पैसा, और उस बोरो करने से जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी 500 600 करोड़ का था। वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितने करोड़ का था, 600 करोड़ का था। 400 करोड़ का लगा लेते हैं। कितने करोड़ का था, 400 करोड़ का था। अब सरकार ने कहा अगर हम पिछले साल अगर पैसा बोरो नहीं करते तो ये 400 करोड़ का खर्चा हम लोगों को नहीं करना पड़ता। अगर इस 400 करोड़ के खर्चे को अगर हम हटा देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हटा देते हैं, तो कितने करोड़ रुपए का बचते हैं हमारे पास, 100 करोड़ रुपए। तो जो 100 करोड़ रुपए हैं, ये क्या है, ये है प्राइमरी डेफिसिट। अब कोई पूछेगा कि भाई साहब आप लोगों को तो घाटा हुआ 500 करोड़ का, चलो मान लेते हैं 400 करोड़ रुपए जो पिछले साल आप लोगों को करने पड़े, पिछले साल की वजह से करने पड़ा खर्च, वो ना भी करना पड़ता तो भी तो 100 करोड़ का आप घाटा कर रहे हो। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सरकार को घाटा हुआ 400 करोड़ का ही, और इंटरेस्ट पेमेंट कितनी ही करनी पड़ी, 400 करोड़ की, तब प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ, 0 करोड़ का। जीरो कितना हुआ, 0 का हुआ। तब यहाँ पर सरकार ने कहा, देखा कि हमें जो घाटा हुआ वो 400 करोड़ का, और वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से हुआ। पिछले साल अगर हम बोरो ना करते तो इस साल हमें घाटा होता ही नहीं। क्लियर। तीसरा एक और पॉइंट ले लेते हैं हम। अगर सरकार को घाटा हुआ 200 करोड़ का या 300 करोड़ का घाटा हुआ, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 400 करोड़ का, तो यहाँ पर मिला 100 करोड़ रुपए। अब सरकार ने कहा कि हम घाटा कितना कर रहे हैं, 300 करोड़, और पिछले साल का की वजह से जो खर्चा था वो कितना था, 400 करोड़। अरे 100 करोड़ रुपए तो हम लोगों ने बचाए थे, लेकिन पिछले साल के खर्चे की वजह से 300 करोड़ रुपए और उधार लेना पड़ गया। क्लियर है। तो प्राइमरी डेफिसिट यही देखा जाता है कि इस साल जो सरकार में घाटा हुआ है, इस साल सरकार में जो घाटा हुआ है, उसमें से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को हटाकर देखिए कि जो इस साल की जो पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट की, जो बजट एक्सपेंडिचर किए हैं और जो बजट रिसिप्ट्स ली है, इसमें से बजट एक्सपेंडिचर में क्या है, एक्सक्लूड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें क्या नहीं है, एक्सक्लूड बोरोविंग्स। अब जो सरकार खर्च कर रही है ब्याज के खर्चे को हटाकर, और सरकार जो पैसा ले रही है उधार को छोड़कर, अब उन दोनों में रिलेशन कैसा है, उन दोनों का रिलेशन कैसा है, और उन दोनों का ही रिलेशन बताता है कौन, प्राइमरी डेफिसिट। अगर प्राइमरी डेफिसिट पॉजिटिव है, मीन्स सरकार जो बजट बना रही है वो बना रही है, देखो बजट होता है 3 टाइप का। एक होता है डेफिसिट, एक होता है सरप्लस, और एक होता है इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो बजट 3 टाइप का होता है।
सरप्लस का बजट, डेफिसिट का बजट और इक्विलिब्रियम का बजट, संतुलित बजट। अब डेफिसिट बजट में एक्सपेंडिचर सरकार के ज़्यादा होते हैं रिसिप्ट से, अब सरप्लस में एक्सपेंडिचर कम होते हैं, रिसिप्ट्स ज़्यादा होती हैं, और इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होते हैं। अब प्राइमरी डेफिसिट में सरकार के जो एक्सपेंडिचर हैं वो देखे जाते हैं। अगर प्राइमरी डेफिसिट पॉजिटिव है, मीन्स सरकार अभी भी ब्याज का खर्चा नहीं होता, तब भी सरकार जो बजट बना रही थी वो कौन सा बजट बना रही थी? घाटे का बजट बना रही थी। क्लियर? अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो है, मीन्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट खर्चा नहीं होता, तब सरकार कौन सा बजट बना रही थी? इक्विलिब्रियम बजट बना रही थी। क्लियर? अगर प्राइमरी डेफिसिट माइनस में है, मतलब अगर ब्याज का खर्चा नहीं होता, तब सरकार पैसा बचा रही थी, तो सरकार कौन सा बजट बना रही थी? सरप्लस बजट बना रही थी। क्लियर है? तो सरप्लस बजट से ही पता लग जाता है, प्राइमरी डेफिसिट से ही पता लग जाता है कि गवर्नमेंट का बजट सरप्लस का है, इक्विलिब्रियम का है या डेफिसिट का है। क्लियर है? ये प्राइमरी डेफिसिट से एक समझाने की कोशिश की है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने 3 डेफिसिट पढ़े, कौन कौन से? रिवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? तो बच्चों, इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या किया? गवर्नमेंट बजट की जो टेबल पढ़ी कि बजट रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर टैक्स, नॉन टैक्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर पैसा उधार लिया, बोरोविंग्स ली, रिकवरी ऑफ लोन किया और डिसइन्वेस्टमेंट किया। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर के अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर वेजेस बिल, सब्सिडी, डिफेंस का खर्चा, ये हम लोगों ने क्लियर किए, डोनेशन वगैरह दिया ये, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के हम लोग क्या पढ़ा कि सरकार प्लांट एंड मशीनरी पर कितना खर्चा कर रही है, परचेज ऑफ शेयर वगैरह कितना ले रही है ना, लोन कितना दे रही है, एक्स्ट्रा। और क्लियर है? ये हमने पढ़ा। अब तक गवर्नमेंट बजट होता क्या है और कैसे कैसे सरकार खर्च करती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डेफिसिट क्या होता है। अब बजट डेफिसिट का हो सकता है, बजट सरप्लस का हो सकता है और बजट इक्विलिब्रियम का हो सकता है। अगर बजट डेफिसिट का बना तो डेफिसिट के बजट में हम लोगों ने 3 डेफिसिट पढ़े, एक रिवेन्यू डेफिसिट, एक बजट डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। ये अब तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। ये गवर्नमेंट बजट का उद्देश्य क्या था, सरकार क्यों बनाना चाहती थी बजट को। क्लियर है? तो बजट बनाने